नमस्कार, सिटी एट 9 में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज लाडली बहनों के खाते में योजना की राशि आने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि 14वीं किस्त के रूप में 1250 रुपए जारी करूंगा। तो लाडली बहना योजना की आज 14वीं किस्त महिलाओं के खातों में आने वाली है और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। लाडली बहना योजना का मसला सदन में भी गूंजा था, विपक्ष ने भी इस मसले को उठाया था और आज हालांकि 14वीं किस्त महिलाओं के खातों में आएगी। 1250 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आएंगे जो लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। वो आज फिर सौगात मिलने जा रही है लाडली बहनों के लिए और ये सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देंगे। और तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट भी किया है लाडली बहना योजना की 14वीं किस्त को लेकर और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, हमारा संकल्प खुशहाल बहनें, आज लाडली बहनों के खाते में खुशियों की 14वीं किस्त आएगी। बहनों को बधाई और शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर मोहन यादव ने यह जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है, आज लाडली बहनों के खाते में खुशियों की 14वीं किस्त आएगी। बहनों को बधाई और शुभकामनाएं। तो सोशल मीडिया के जरिए भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह जानकारी दी है, शुभकामनाएं, बधाई दी हैं लाडली बहनों के लिए, चूंकि आज 14वीं किस्त आने जा रही है 1250 रुपए की। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और खुद मुख्यमंत्री इसकी जानकारी भी दे रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहनाओं के लिए बेहद खास दिन है कि आज उनके खाते में सिंगल क्लिक के जरिए 1250 रुपए की जो राशि है वो उनके खाते में भेजी जानी है। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो 1 करोड़ 25 लाख ये महिलाएं हैं जिनके खाते में ये राशि भेजी जाती है। और अगर राशि की मैं बात करूं तो 9,445 करोड़ रुपए की ये राशि होती है जो उनके आज खाते में जाएगी। और जिस तरीके से तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, उसमें पहले 1,000 रुपए महिलाओं को दिया जाता था और उसके बाद इसकी राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था। और जिस तरीके से बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात को कहा है कि राशि जो है वो 3,000 तक जाएगी, यानी आने वाले समय में इस राशि में बढ़ोतरी भी की जानी है। हालांकि जो अभी बजट पास हुआ है उसमें किसी तरह की बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों या फिर मध्य प्रदेश सरकार की महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, वो ये साफ कर चुकी हैं कि संकल्प पत्र है जो 5 साल का और 5 साल में लाडली बहनों को 3,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और देखिए, बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की 125 करोड़ माफ कीजिएगा 1 करोड़ 25 लाख जो महिलाएं हैं उनको एक बड़ी राशि जो है वो हर महीने उनके खाते में दी जाती है। इस राशि का प्रयोग वह अपने घरेलू जो कामकाज है, जो आवश्यक चीजें हैं उसमें उसके लिए करती है, चाहे वह बच्चे के लिए पोषण आहार की बात हो, खुद के लिए सामान खरीदने की बात हो या परिवार के लिए राशन और बच्चों की किताबों को लेकर बात हो। तो देखिए, गरीब परिवार के लिए 1250 रुपए की राशि एक बड़ी राशि होती है और यही कारण है कि जो लाडली बहन है उनको आज के दिन का बेहद इंतजार रहता है कि और जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल साइट पर भी लिखा है कि बहनों के लिए आज खुशियों का दिन है, तो ये आप समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए आज कितना बड़ा दिन होने वाला है। जी बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश की। और बड़ी या कहीं 14वीं किस्त आज 1250 रुपए की जारी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रहेगा आपके पास दोबारा लौटूंगा अगली खबर पर। आगे बढ़ते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा के दौरे पर हैं और अमरवाड़ा चुनाव में मुख्यमंत्री का फोकस है। दोपहर 1:30 बजे अमरवाड़ा में ही मुख्यमंत्री रहेंगे। सुबह अमरवाड़ा के ग्राम छिंदी में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में जनसभा होगी। दोपहर में सुरला खापा मंडल में जनसभा करेंगे सीएम। गुरुवार से अमरवाड़ा के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ बने हुए हैं।
शैलेंद्र, अमरवाड़ा पर बेहद ज्यादा फोकस है। अगर कहें कि बाई इलेक्शन में भी मुख्यमंत्री लगातार मैदान पर डटे हुए हैं, कोशिश है कि इस सीट को अपने नाम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देखिए जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर, तो दिल्ली दौरे के बाद वो शाम को सीधे अमरवाड़ा पहुंचे। वहां पर उन्होंने सामाजिक और जो व्यापारिक संगठन से जुड़े लोग हैं उनके साथ मुलाकात की थी और उसके बाद रात्रि विश्राम भी उन्होंने अमरवाड़ा में किया। और आज सुबह से ही उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे और एक जो कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो भी उनके सामने बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खास जो है वो बीजेपी के लिए अमरवाड़ा चुनाव है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में छिंदवाड़ा जो कभी कमलनाथ का गढ़ माना जाता था, उस पर जो है बीजेपी के विवेक साहू ने जीत दर्ज की। लगभग 1.25 लाख वोटों से वो वहां से चुनाव जीते हो। तो उसके बाद अब उसी जिले में बाई इलेक्शन हो रहा है, तो उस बाई इलेक्शन को भी बीजेपी जीतने का पूरा प्रयास कर रही है और एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगा रही है। जिस तरीके से संपतिया उइके और कुछ विधायकों को वहां जिम्मेदारी दी गई थी, वो लगातार वहां पर प्रवास पर भी है और कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात भी कर रहे हैं। और उसके बाद अब चाहे संगठन के बड़े नेता हों या फिर मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव खुद जो है वो मोर्चा संभाले, क्योंकि 10 तारीख को वहां पर मतदान होना है और 13 तारीख को उसके नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उसके पहले जो है मध्य प्रदेश की सरकार के तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पर लगातार डेरा जमाए हुए और कहीं ना कहीं इस सीट पर जीतने का पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बिल्कुल, एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने लगाया हुआ है और खुद मुख्यमंत्री मैदान में है, लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। शैलेंद्र रहेगा, आगे भी आपसे बात करेंगे अगली खबर पर। और अगली खबर छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। संजय पुनहार बीजेपी में जा सकते हैं, सीएम के सामने बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। संजय पुनहार जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और वो उनके लिए कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया इस खबर पर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, लोकसभा चुनाव अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो लगातार जैसे छिंदवाड़ा क्षेत्र में एक एक कर बीजेपी का दामन बड़े नेता थाम रहे थे, नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। और बाई इलेक्शन से पहले भी अगर हम कहें तो एक और झटका और संभवतः इसके पॉजिटिव परिणाम बीजेपी सोच रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस बात का हम थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहे थे कि जो छिंदवाड़ा है वो कमलनाथ का गढ़ था और 9 बार लगातार वहां पर कांग्रेस की जीत दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उसके पीछे कारण ये है कि सबसे पहले वहां के जो महापौर थे विक्रम आहाके, उनका इस्तीफा हुआ, वो बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद आप जो जिस सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है, ये भी विधायक जो है लोकसभा के ठीक पहले कमलेश साहब भी बीजेपी का दामन सीएम हाउस में आकर थामा था। और एक सबसे बड़ी बात, जो कमलनाथ के सबसे विश्वस्त आदमी थे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव के पहले जो है बीजेपी का दामन थामा था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गढ़ है उसमें सेंध लगाने का प्रयास जो है वो बीजेपी ने किया था और उसमें वो सफल भी रहे थे। और अब जिस तरीके से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संजय पनहार जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसके पहले भी उनकी कुछ तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें बीजेपी के नेताओं के साथ वो खड़े नजर आ रहे थे। तो इससे ये उसी समय से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि कभी भी संजय पनहार जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और देखिए बीजेपी वो पार्टी है कि समय का इंतजार करती है। यही वो समय है कि देखिए कमलनाथ प्रचार में जुटे हुए, जीतू पटवारी चुनाव में प्रचार में जुटे हुए, लेकिन ठीक उसी समय बिल्कुल मौके की नजाकत भी है और बाई इलेक्शन भी है और उस मद्देनजर ये ज्वाइनिंग बीजेपी कराने जा रही है। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हाथरस से। दरअसल हाथरस में ही वो दर्दनाक हादसा पेश आया था जिसने रूह कपा दी। करीब 125 लोगों की जान इस हादसे में गई थी। साकार हरि उर्फ भोले बाबा के
सत्संग करने के बाद अचानक हाथरस में भगदड़ मची। 121 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और अब राहुल गांधी नेता विपक्ष, देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी अब हाथरस पहुंचे हैं। पीड़ित के परिवारों से मुलाकात करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वो उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। दरअसल बहुत से परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, नजदीकियों को खोया है और अब उनका गम बांटने के लिए राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं। पीड़ितों से बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का हाथरस दौरा। हालांकि इस मामले पर सियासत पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने सरकार को इस हादसे के लिए जिम्मेदार बताया था, तो मुख्यमंत्री ने उस तस्वीर का भी जिक्र किया था जिसमें अखिलेश यादव साकार हरि उर्फ भोले बाबा के साथ नजर आ रहे थे एक तस्वीर में। और अब लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं। पीड़ितों से मिल रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर हाथरस की जहां पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। उससे पहले वो अलीगढ़ पहुंचे थे और अलीगढ़ के बाद वो हाथरस पहुंचे हैं। और हाथरस कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हाथरस कांड की एसआईटी ने जांच रिपोर्ट बनाई है। एसआईटी ने 100 से ज्यादा लोगों के इस मामले में बयान लिए हैं। सत्संग में तैनात पुलिसकर्मियों के भी बयान लिए गए हैं। एसडीएम सिकंदरा राव के भी बयान दर्ज किए गए हैं। फायर कर्मचारी और पत्रकारों के भी बयान लिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोगों के बयान लिए गए हैं और उसी आधार पर एसआईटी ने यह रिपोर्ट तैयार की है और एसआईटी ने शासन को जो रिपोर्ट बनाई है वो सौंपी। और हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल फरार है, लेकिन इसी बीच उनके प्रवचन का एक वीडियो सामने आया है। दावों के मुताबिक बाबा सूरजपाल इस वीडियो में खुद को भगवान बता रहा है और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो प्रलय भी ला सकते हैं। भोले बाबा सूरजपाल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और उस वीडियो में प्रवचन देते हुए सूरजपाल बाबा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो चाहें तो प्रलय भी आ सकता है। तो यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में एमपी की 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों महिलाएं भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने गई थीं। मुरैना जिले की सोमवती बाई की सत्संग के दौरान मची भगदड़ में मौत हो गई। वहीं सारसी गांव निवासी 67 वर्षीय सोमवती बाई का शव हाथरस प्रशासन ने एंबुलेंस से उनके गांव भेजा। ग्वालियर के मुरार की रहने वाली रामश्री भी सत्संग सुनने हाथरस गई थी, जहां मची भगदड़ में उनकी मौत हो गई, जिनका गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि यूपी के हाथरस में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एमपी की 2 महिलाएं शामिल हैं। और ग्वालियर से खबर है, अस्पताल में फॉल सीलिंग गिर गई। अंचल के सबसे बड़े अस्पताल में हादसा हुआ। स्पेशल केयर न्यू बॉर्न यूनिट में यह सीलिंग फॉल गिरी है। हादसे के दौरान वार्ड में नवजात बच्चे भर्ती थे। कमला राजा महिला बाल हॉस्पिटल में यह हादसा पेश आया है। जय आरोग्य अस्पताल समूह के हॉस्पिटल में यह हादसा हुआ है। अंचल का यह सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़े हॉस्पिटलों में शुमार है। और यहां पर जिस वार्ड में बच्चे भर्ती होते हैं, मासूम बच्चे भर्ती होते हैं नवजात, उसी वार्ड में ये फॉल्स सीलिंग अचानक से गिर गई और
स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट में फॉल सीलिंग गिरी है। हादसे के दौरान वार्ड में कई नवजात भर्ती थे। सुशील कौशिक, न्यूज 18 संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये भारी लापरवाही और बड़े हादसे, कहें कि अच्छी बात यह रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था, लेकिन बड़ी लापरवाही का एक मुजाहरा है ये। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं गंभीर चूक और लापरवाही से कहा जा सकता है कि ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल, जो कि जय आरोग्य समूह का अस्पताल है और बड़ी दूर दूर से यहाँ इलाज के लिए महिलाएं भी आती, साथ ही इसमें जो न्यू बेबी है वो भी भर्ती रहते हैं, डिलीवरी भी होती है। तो ऐसा ही जो हादसा कल हुआ है, यहाँ जो SNCU है, जहाँ न्यू केयर यूनिट है बच्चों की, उसकी जो फॉल सीलिंग थी वो फॉल सीलिंग गिरी। और सबसे अच्छी बात ये रही कि ये जो फॉल सीलिंग गिरी ये वार्ड के अंदर गेट के नज़दीक गिरी है और यही वजह है कि इसके नीचे जो बच्चे भर्ती थे, बहुत सारे वहाँ नवजात बच्चे जो भर्ती थे ICU में, उन बच्चों की जान बच गई। अन्यथा अगर ये बीच में कहीं फॉल सीलिंग गिरती तो निश्चित तौर पर एक हादसा हो सकता था, बच्चों के लिए नुकसान भरा हो सकता था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फॉल सीलिंग गिरी है तो इसमें लापरवाही तो है। अब अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस मामले की जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा था, लेकिन ये टल गया एक तरह से कहा जाए तो। अब देखना यही है कि जो काम कराया गया था फॉल सीलिंग का, क्या वाकई में गुणवत्ताहीन था या फिर कोई और बात थी, या बारिश के दौरान इस तरह की परिस्थितियाँ बनी। क्योंकि आपको बता दें कि कमला राजे अस्पताल की जो बिल्डिंग है वो भी बरसों पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन इसमें जो काम किया गया था वो काम किस तरह का था, क्या गुणवत्ता थी, अब इन सब मामलों को लेकर अस्पताल प्रशासन की तरफ से इसमें जांच कराई जाएगी और अगर लापरवाही इसमें मिलती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल मेंटेनेंस समय समय पर होता रहना चाहिए, सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार है ये। और दूसरा ये कि अगर किसी नवजात या मासूम बच्चे के ऊपर ये फॉल सीलिंग गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। शुक्रिया सुशील जानकारी के लिए। और जांजगीर चांपा के जिला अस्पताल में लगातार अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। बरसात के मौसम में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीज बरामदे में बेड लगाकर इलाज करवा रहे हैं। ऑक्सीजन और आपातकाल में बेड की कमी से कई गंभीर मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाते। अस्पताल के डॉक्टर भी कहते हैं कि उच्च अधिकारी को बार बार कहने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। बेड नहीं मिलने से मरीज अब प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज कराने को मजबूर है। कैलाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश, ये गड़बड़ी जो सामने आई है, क्या इसकी वजह निकलकर सामने आ रही है? बेड की भी भारी कमी है। जी, जिला अस्पताल 100 बिस्तर की बेड है, चूंकि स्वीकृति इसको 100 बेड की मिली है। व्यवस्था के रूप में 60 बेड एक्स्ट्रा किया गया है, उसके बाद भी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन कहीं ना कहीं अपने हाथ खड़ा कर दिया है और लगातार जो है वो वहाँ जिला अस्पताल में कई बार नोटिस भी चिपका जाता है कि हमारे पास बेड नहीं है, कृपया हम इलाज नहीं कर सकते। ऐसा कई बार सूचना पटल पे इन लोग चस्पा कर देते हैं। लेकिन चूंकि इलाज के लिए है तो गांव से जो गंभीर मरीज है तो पहले वो जिला अस्पताल की ओर रुख करते हैं। ऐसे में उनको बार बार लगातार भटकना पड़ता है और ऑक्सीजन और बेड न होने के कारण गंभीर बीमारी के लोग जो इलाज करा रहे थे वो जिला अस्पताल से अपने बिना इलाज कराए वो प्राइवेट अस्पताल में जाने मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन इस पर किसी तरह के अब तक कोई कड़े कदम नहीं उठा पाए हैं, क्योंकि लगातार वहां के पदस्थ डॉक्टर भी का कहना है कि 5-6 महीने से ऑक्सीजन और बेड की समस्या है, जिसको लेकर अवगत उच्च अधिकारी को कराया गया है, लेकिन उस पर किसी तरह के अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये बड़ी ही दुखद घटना है, क्योंकि जिला अस्पताल में इस तरह की अव्यवस्था, एक बेड में 3-3 मरीज को इलाज के लिए लेटाया जा रहा है, वो भी गंभीर मरीज हैं। कल फूड पॉइजनिंग के एक केस आया था जिसमें एक ही परिवार के 12 लोग जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। उनको 3 बेड में 12 लोग को लेटाकर इलाज किया जा रहा था और कुछ आपातकाल पहले से मरीज जो थे उनको भी स्ट्रक्चर में और बरामदे में कुछ बेड और कुछ लोग तो कुर्सी में बैठ के इलाज कराने मजबूर थे। तो ये गंभीर विषय है। बिल्कुल, तो ये व्यवस्थाओं का आलम जांजगीर चांपा के जिला अस्पताल में आखिर क्यों व्यवस्थाएं इतनी चरमराई हुई हैं, ये अपने आप में सवाल है। निजी अस्पतालों में लोगों को जाना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। खबर कोंडागांव से है, जहां 4 नाबालिग बच्चों के साथ 2 महिलाएं लापता हो गई। 19 दिनों से 6 लोग लापता हैं। महिलाओं के मोबाइल भी बंद हैं। दोनों लापता महिलाएं सगी बहनें, मायके के लिए दोनों बहनें निकली थीं और लापता हो गई। अभी तक पुलिस को इनका कोई सुराग नहीं मिला है। आखिर ये कहां गई, कहां लापता हो गई। 4 नाबालिग बच्चों के साथ 2 महिलाएं लापता हो गई। 19 दिनों से
6 लोग गायब हैं। महिलाओं के मोबाइल भी बंद बताए जा रहे हैं। दोनों लापता महिलाएं सगी बहनें। कोंडागांव का ये मामला है। आखिर 6 लोग कहां लापता हो गए, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है और अब परिवार वाले परेशान हैरान हैं, उससे गुहार भी लगा रहे हैं। कोंडागांव का मामला है। दरअसल 4 नाबालिग बच्चों के साथ 2 महिलाएं भी हैं, यानी कुल 6 लोग लापता हैं। 19 दिन हो चुके हैं इनके गायब होने के, लेकिन अभी तक इनका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। महिलाओं के मोबाइल भी बंद जा रहे हैं और जो 2 महिलाएं 4 बच्चों के साथ लापता हुई हैं, दोनों सगी बहनें हैं और बताया जा रहा है कि दोनों बहनें मायके के लिए निकली थीं, लेकिन मायके पहुंची नहीं। विवेक श्रीवास्तव कोंडागांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी लग पा रही है? परिवार कुछ बता पा रहे हैं जहां से ये दोनों बहनें निकली थीं बच्चों के साथ? दूसरा, पुलिस कहीं तक पहुंच पाई? कुछ सुराग मिला पुलिस को? देखिए, ये केसकाल थाने क्षेत्र का मामला है जो सुरीडी गांव का है और ये 19 दिन पहले दोनों बहनें जो हैं अपने बच्चों के साथ में मायके के लिए निकली थी, पर अभी तक उसके बाद से दोनों बच्चों का कोई महिलाओं का कोई अता पता नहीं चल पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ससुराल पक्ष वाले हैं वो 6 दिन बाद इस मामले का रिपोर्ट थाने में दर्ज कराए हैं। पुलिस लगातार पतासाजी में कर रही। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों महिलाओं के मोबाइल भी बंद है, जिससे उनका कोई लोकेशन भी पता नहीं चल पा रहा है और लापता होने के कारण परिवार ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों परेशान है। वहीं पुलिस पतासाजी करने में लगी हुई है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इनका पता लग जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका विवेक पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का। के समर्थन में जुलूस